Hello students. Today we are going to start a new chapter of 10th class from the book His First Flight. The name of the chapter is Glimpses of India. Here glimpses means झलकियाँ मतलब भारत की झलकियाँ। इस चैप्टर में 3 स्टोरीज हैं। इन तीनों स्टोरीज में आप इंडिया के अलग अलग हिस्सों की झलक देखोगे। पहली स्टोरी है अ बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग्स। सेकंड स्टोरी है कुर्ग रिटन बाय लोकेश एब्रॉल। थर्ड स्टोरी टी फ्रॉम असम रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। आज हम फर्स्ट स्टोरी यानी कि फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा रीड करेंगे। इस पार्ट में हम गोवा की बात करेंगे कि कैसे गोवा कभी एक पोर्तुगीज कॉलोनी हुआ करता था। यहाँ पर पोर्तुगीज लोग रहा करते थे और इन पोर्तुगीज बेकर्स के द्वारा बनाए जाने वाले ब्रेड बहुत ही फेमस थे। आज जबकि गोवा से पोर्तुगीज लोग जा चुके हैं, वहाँ पर पोर्तुगीज पीपल का राज नहीं है, लेकिन फिर भी गोवा के कल्चर में, वहाँ के ट्रेडिशंस में, वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल में ये पोर्तुगीज टच देखने को मिल जाता है। नाउ लेट्स proceed with the chapter. Before you read, what images of people and of places come to your mind when you think of our country? जब आप हमारे देश के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन सी लोगों की या कौन सी जगहों की छवि उभर के सामने आती है? What parts of India have you lived in or visited? आपने देश के कौन कौन से हिस्सों की यात्रा की है या आप कहाँ कहाँ रह चुके हो? कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस? क्या आप कुछ पॉपुलर या फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बता सकते हो? टूरिस्ट प्लेस कौन से होते हैं जहाँ पर देश विदेश से लोग घूमने आते हैं, सैर सपाटा करने आते हैं? यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द पोर्तुगीज हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। आप ये तो जानते हो कि भारत के इतिहास में ब्रिटिश का, डच का और फ्रेंच पीपल का प्रभाव रहा है, लेकिन इसके साथ ही पोर्तुगीज ने भी इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज इन्फ्लुएंसेस? क्या आप बता सकते हो कि देश के कौन से हिस्सों में फ्रेंच और पोर्तुगीज प्रभाव देखने को ज़्यादा मिलता है? कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी? क्या आप ये भी बता सकते हो कि देश के कौन से हिस्सों में चाय या कॉफ़ी उगाई जाती है? दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर who still has an important place in his society. Pen portrait. Pen portrait means written description of a person or place. इस पार्ट में गोवा के पारंपरिक विलेज बेकर का, बेकर कौन होता है? जो बेकरी का काम करते हैं, विलेज बेकर का चित्रण किया गया है, जिसका आज भी गोवा की सोसाइटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज। रेमेंसिंग का मतलब होता है रिमेम्बरिंग, नॉस्टैल्जिकली मतलब फॉन्डली। हमने अपने बुजुर्गों को अक्सर ये कहते हुए, याद करते हुए सुना है, उन दिनों को याद करते हुए सुना है जब गोवा एक पोर्तुगीज कॉलोनी हुआ करती थी। वहाँ पर पोर्तुगीज लोग रहा करते थे और इन लोगों के द्वारा बनाई जाने वाली जो ब्रेड होती थी, पोर्तुगीज बेकर्स के द्वारा बनाए जाने वाली ब्रेड बहुत ही फेमस होती थी। हमारे बुजुर्ग अक्सर उन दिनों को बड़े ही मन से याद करते हैं, उन दिनों को मिस करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड। वैनिश्ड का मतलब होता है डिसअपियर, गायब हो जाना। उन लोव्स को, लोव्स का मतलब क्या है? पाव रोटी। जैसे हम पाव भाजी बनाते हैं ना, पाव भाजी में जो पाव यूज़ होते हैं उन्हीं को लोव्स कहा जाता है। उन लोव्स को खाने वाले लोग तो गायब हो चुके हैं या कम हो चुके हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन उनको बनाने वाले आज भी हैं। We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves.
हमारे बीच में आज भी वो लोग मौजूद हैं जो इन लोव्स को बनाने के लिए पहले तो मिक्सर यानी कि मिश्रण तैयार करते हैं, फिर उस मिश्रण को मोल्ड्स में यानी कि सांचों में भरा जाता है और फिर उन सांचों में भरे हुए मिश्रण को बेक किया जाता है यानी कि सेका जाता है। ये सारे काम करने वाले आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। दोस्त, एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। एज ओल्ड मतलब वो युगों पुरानी, टाइम टेस्टेड का मतलब वक्त की कसौटी पर खरी उतरने वाली भट्टियां आज भी अस्तित्व में हैं, आज भी मौजूद हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है पुट आउट, बुझाना। इन भट्टियों में आग अभी भी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। थर्ड का मतलब होता है ठक ठक की आवाज, जिंगल मतलब झंकार। बेकर के हाथ में जो बैम्बू स्टिक पकड़ी होती थी, तो उस बैम्बू स्टिक के टॉप पर ना घुंघरू बांधे होते थे। तो जब बेकर उस बैम्बू स्टिक को जमीन पर पटकता तो उसमें से थर्ड की आवाज यानी कि ठक ठक की आवाज आती और साथ में उस स्टिक के ऊपर लगे जो घुंघरू थे वो छनकते थे, तो उसमें से जिंगलिंग साउंड यानी कि झंकार की आवाज आती थी। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। तो ये थर्ड एंड जो जिंगल साउंड थी वो सुबह उसके आने की घोषणा करती थी। हेराल्डिंग मीन्स अनाउंसिंग यानी कि घोषणा करना। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। ये आवाज़ आज भी कुछ जगहों पर सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है जो ये बेकिंग का काम करते हैं उनके जो पिता हैं यानी कि उनके बुजुर्ग वो आज जीवित नहीं हैं, लेकिन उनके बेटे अपनी इस फैमिली प्रोफेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। इन बेकर्स को गोवा में आज भी पैडर के नाम से जाना। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। यहाँ पर राइटर अपने बचपन की बात बताते हुए कहता है कि उसके बचपन में ये बेकर्स उनके सखा, साथी और मार्गदर्शक हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। ये बेकर्स दिन में 2 बार तो आते ही थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग और इन सेलिंग राउंड। पहला राउंड तो उनका तब होता था जब वो अपना ये बेकरी का जो सारे प्रोडक्ट्स होते थे उनको बेचने के लिए आते थे। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। और सेकेंड राउंड में जब वो अपना सारा सामान बेचकर खाली टोकरी के साथ वापस आते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep। तो उनके बैम्बू की ये जिंगलिंग जो साउंड थी वो हमें नींद से जगा देती थी। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। और हम बाहर की तरफ दौड़ते थे उससे मिलने के लिए और उसका स्वागत करने के लिए। वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लॉफ? क्या ये इसलिए था कि हमें वो पाव रोटी बहुत पसंद थी? नॉट एट ऑल, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द लोव्स वर ब्रॉट bought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house। ये पाव रोटी तो घर की नौकरानियाँ पैस्किन और बेस्टिन जो कि उनके सरनेम्स हैं उनके द्वारा खरीद ली जाती थी। बट वी लॉन्ग्ड वट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली। लॉन्ग का मतलब है डिज़ायर। हमारी इच्छा होती थी उन ब्रेड बैंगल्स को पाने की। ब्रेड बैंगल्स होती हैं बैंगल्स के शेप में जो ब्रेड बनी होती है। हम इस ब्रेड बैंगल्स को बहुत ध्यान से चुनते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कई बार तो इस ब्रेड बैंगल को बड़े ही खास तरीके से मीठी ब्रेड के रूप में बनाया जाता था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झेंग झेंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। बैम्बू स्टाफ, स्टाफ का मतलब यहाँ पे है लॉन्ग स्टिक। तो बेकर जब मॉर्निंग में आता था तो उसकी एंट्री बड़ी ही म्यूजिकल होती थी। मतलब वो अपने हाथ में जो बैम्बू स्टिक पकड़े होता था उस स्टिक से वो झैंग झैंग की साउंड प्रोड्यूस करता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड।
एक हाथ से वो अपने सर पर रखी टोकरी को पकड़े रहता था और दूसरे हाथ से वो अपने हाथ में पकड़ी हुई बैम्बू स्टिक को ज़मीन पर पटकता था। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on vertical bamboo. वो घर की औरतों का औरतों को विश करते हुए गुड मॉर्निंग बोलता और उसके बाद वो वर्टिकल एक लंबे से अपनी जो बैम्बू स्टिक होती थी उसके हाथ में, उसके ऊपर अपनी टोकरी को टिका लेता। देन वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक। हम बच्चों को हल्की सी डांट के साथ पीछे हटने के लिए कहा जाता। माइल्ड रिब्यूक का मतलब होता है हल्के से डांटना। एंड द लॉफ्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और उसके बाद जो पाव रोटी होती थी वो घर की नौकरानियों को दे दी जाती। बट वी वुड नॉट गिव अप। लेकिन हम भी हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। हम सभी बच्चे या तो किसी बेंच पर चढ़ते या फिर किसी पैरापेट, पैरापेट का मतलब होता है बाउंड्री वॉल जो बनी होती है हमारे घर के बाहर, उसके ऊपर चढ़कर उस टोकरी में झांकने की कोशिश करते। समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। राइटर कहता है कि आज भी मैं उन जो पाव रोटी की एक अजीब सी खुशबू को याद करता हूँ। लॉब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। बड़ों के लिए तो सिंपल पाव रोटी आती थी और बच्चों के लिए बैंगल्स के शेप में बनी हुई जो ब्रेड बैंगल्स होती थी वो मिलती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। अब यहाँ पे राइटर कहता है कि जब हमें ये ब्रेड बैंगल्स दिख जाती थी ना, फिर तो हमें अपने दांतों को ब्रश करना या फिर अपने मुंह को धोना, ये सब बातें ध्यान में रहती थी। एंड वाई शुड बी, और हमें ऐसा करना भी क्यों चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। प्लकिंग द मैंगो लीफ, यहाँ पे इसका मतलब है दातुन। ओल्डन टाइम्स में जो लोग थे ना वो दातुन किया करते थे। दातुन क्या होती है, किसी भी पेड़ की जो टहनी होती है उसे, जैसे कि लोग यूज़ करते थे बबूल के पेड़ की टहनियाँ या फिर नीम के पेड़ की टहनी। यहाँ पे बात की गई है मैंगो जो ट्री है उसकी टहनी की बात की गई है। कि राइटर कहता है कि कौन जाकर मैंगो ट्री की टहनी को तोड़े, उसके पत्ते साफ करे, फिर उससे ब्रश करे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये इतना ज़रूरी भी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। यहाँ पे राइटर अपनी बात को जस्टिफाई करते हुए कहता है कि शेर भी कभी मुंह धोता है क्या। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। राइटर कहता है कि गरम गरम चाय जब पीते हैं तो गरम चाय से पूरा मुंह साफ हो जाता है और सारे कीटाणु साफ हो जाते हैं, तो फिर ब्रश करने की ज़रूरत ही कहाँ है। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। यहाँ पे राइटर हमें बताता है कि जो शादी के वक्त में तोहफे दिए जाते हैं गोवा में, वो सारे तोहफे बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाते हैं अगर उन तोहफों में बोल नाम की मीठी ब्रेड नहीं दी जाती। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। और बिल्कुल वैसे ही अगर वहाँ पे कोई पार्टी की जाती है, फीस्ट का मतलब ही होता है प्रीति भोज, ग्रैंड पार्टी, तो इन सब पार्टीज में भी अगर ब्रेड ना हो तो ये पार्टी अपना सारा आकर्षण खो देती है। नॉट इनफ कैन सेट टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि गोवा में बेकर का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट। गोवा के गांव में अगर किसी घर में बेटी की एंगेजमेंट होती है तो इस एंगेजमेंट के अवसर पर घर की जो औरतें हैं उनके लिए सैंडविचेस बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। केक्स एंड बॉलिनास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक्स तो आप जानती हो क्या होती हैं। बॉलिनास होता है कोकोनट कुकीज़। तो ये सब चीज़ें जो हैं केक्स,
कोकोनट कुकीज़ यानी कि बॉलिनास, ये सब चीज़ें क्रिसमस जैसे फेस्टिवल्स के लिए या फिर दूसरे जो बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, उन फेस्टिवल्स पर इन चीज़ों का बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली असेंशियल। तो इन सब बातों से हम बता सकते हैं या कह सकते हैं कि गोवा के गांव में बेकर का होना, बेकर की भट्टी का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्युलर ड्रेस नोन एज द कबाई। तो उस टाइम में बेकर या फिर ब्रेड सेलर एक खास किस्म की ड्रेस पहना करते थे जिसे कबाई कहा जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये ड्रेस एक लंबा सा कपड़ा कपड़े के आकार में होती थी, जिसे फ्रॉक के जैसा कह सकते हैं हम कि वो एक घुटनों तक पहुंचने वाली फ्रॉक होती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants। यहाँ पे राइटर कहता है कि उसके बचपन में उन्होंने बेकर्स को एक खास किस्म की ड्रेस पहने देखा था। वो ड्रेस क्या होती थी? एक शर्ट और उसके साथ में ट्राउजर्स। और जो ट्राउजर्स ये बेकर पहना करते थे, उनकी जो लेंथ होती थी वो हाफ से थोड़ी ज़्यादा और फुल लेंथ से कम होती थी। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं थ्री फोर्थ लेंथ होती थी उनके द्वारा पहने जाने वाले ट्राउजर्स की, मतलब क्वार्टर लेंथ। इवन टुडे anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder। आज भी अगर किसी ने ऐसी हाफ पैंट पहनी हो जो कि घुटनों तक पहुंचती हो, तो उसके लिए ये व्यंग किया जाता है कि इसने बिल्कुल पैडर के जैसे कपड़े पहन रखे हैं। द बेकर यूजुअली collected his bills at the end of the month। यहाँ भी हमें राइटर बताता है कि ये बेकर्स अपना सारा हिसाब किताब महीने के अंत में इकट्ठा करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। हर एक घर का जो लेखा जोखा था उसके लिए कोई डायरी वगैरह नहीं लगाई जाती थी, बल्कि ये सारा हिसाब किताब एक दीवार के ऊपर पेंसिल के साथ लिखा जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। बेकिंग का जो प्रोफेशन था पुराने दिनों में बहुत ही ज़्यादा मुनाफे वाला धंधा था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व्ड का मतलब होता है भूखे रहना, हंग्री। बेकर और उसका पूरा परिवार कभी भी भूखा नहीं रहता था। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। बेकर, उसका पूरा परिवार और उसके नौकर चाकर सभी बहुत खुश होते थे और प्रॉस्परस, प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध, समृद्ध हुआ करते थे वो। देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। प्लम का मतलब होता है गोल मटोल, फिजिक का मतलब बॉडी हो गया, टेस्टिमनी का मतलब प्रमाण, प्रूफ। उनका गोल मटोल शरीर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ करते थे कि वो कितने ज़्यादा खुश हैं। इवन टुडे any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker। आज भी अगर कोई गोल मटोल सा इंसान हो जिसका अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस जैक फ्रूट के जैसा हो, जैक फ्रूट का मतलब कटहल, तो उसको देखकर यही कहा जाता है कि ये बिल्कुल एक बेकर लग रहा है, उसकी तुलना एक बेकर से की जाती है। Here the first part of the chapter ends। We'll do the second part Kurk in our next video. Thank you.